जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, बड़ा इंतहाई वोलेटाइल एक वीक एक यहाँ पॉलिटिक्स का ये गुजरा है, अपोजिशन का, हुकूमत का। पूरा हफ्ता हमने देखा है, सेशन भी यहाँ पे चला है, टीवी शोज़ भी चले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी चले हैं और हमें ये पता चला कि नैब की कुछ यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई लाज आ रहे हैं, या ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो थी उसके हवाले से इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस हैं वो करनी है, ग्रे लिस्ट वगैरह की सारी चीज़ें। वो ग्रे लिस्ट तो साइड पे रह गई, वो चीज़ें तो जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ये थे, तो पता उसमें से ये निकला है कि अपोजिशन जो हुकूमत ब्लेम करे, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये मान रहे हैं कि शायद हुकूमत ने इंतहाई बड़ा कार्ड खेला है सियासी तौर पर। उन्होंने आके वो कहते हैं ट्रिक करना, उन्होंने ट्रिक किया अपोजिशन के साथ। इनको कहा है कि जनाब आएँ और मुज़ाकरात करें, FTF पे करते हैं वो जो है सारा। जब उनके स्पीकर के घर पे मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने वहाँ पे कुछ नोट्स लिख के, जिसमें फ़रूक नायक साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, इनकी तरफ अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अपने लोग थे, इन्होंने वहाँ पे बैठ के कुछ इन्होंने तजावीज़ दे दी हैं। अब हुकूमत ने वो तजावीज़ इनसे लेके अगले दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो पूरी कौम को सुनाया कि जनाब ये देखें, इनको तो नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, ग्रे लिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ग्रे लिस्ट को भूल गए हैं, और ये देखें ये तो जनाब अपनी हमसे NRO लेना चाहते हैं। और बहुत सारी इसमें वो उन्होंने चीज़ें डाल दी कि कैसे कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे 1 अरब से कम होना चाहिए, बला बला। अपोजिशन उस पर आ गई, अब उस पर डिफेंस पे आ गई, खासी अपोलोजेटिक होगी। मैं सुन रहा था उनकी तकरीरें, अब उनको समझ नहीं आ रही, बल्कि मुझे याद है वो कह रहे थे, मैं देख रहा था शाहिद खकान अब्बासी साहब को, वो ये फरमा रहे थे कि जनाब कि जब वहाँ फ़रूक नायक साहब जो पॉइंट्स लिख के दे रहे थे, एक्सचेंज हो रहे थे ना नोट्स, तो मैंने उस वक्त भी मना किया था कि हजूर इनको ना दें, कल जाके इन्होंने वहाँ पे कह देना है कि हमसे NRO मांग रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे से कोई तल्लुक नहीं है, ये पीपल्स पार्टी ओरिएंटेड थी, वो कर रही थी, नहीं कर रही थी। बहरहाल हुकूमत चढ़ गया। तो हुकूमत ने, मेरा ये ख्याल है, उन्हें ये तो पता, और फिर मजबूर किया है उन्होंने कि FTF वाली जो है वो तरामीम जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं, हुकूमत को पता था कि ये तो इन्होंने करनी है, जिन्होंने करवाने इनसे वो तो अंगूठा रख के करेंगे, आपको करना है। तो आपको उन्होंने यहाँ पे फंसाया है जिस तरीके। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि PTI हुकूमत ने कोई बड़ा अच्छा पॉलिटिकल कार्ड उन्होंने खेला है और अपोजिशन को वो आके उस पे वो बैक फुट पे भी लेके गए हैं, उनको एक तरह का एक्सपोज भी किया है, लोगों को बताया कि भाई साहब इनसे तो जब भी मुज़ाकरात करने बैठते हैं तो ये दरमियान में से अपना निकाल देते हैं कि भाई साहब पहले ये बताएं नैब के केसेस मरियम साहबा को, नवाज शरीफ साहब को, शाहिद खकान को, या आसिफ अली जरदारी साहब को क्या रिलीफ मिलेगा। ये जो कानून साजी हुई है ना 2-4 दिन में, दोनों तरफ से जो है ना अजीब तमाशा हुआ है। वो भी छोटा तमाशा नहीं था जो गवर्नमेंट ने नालायकी की वजह से या जानते बूझते वो तरमीम पेश कर रहे थे कि जी 180 दिन तक आपको उठा के ले जाएंगे, और वो 180 दिन तक उठा के ले जाएंगे, और फिर पता ही नहीं है आपका पहले नहीं 90 दिन को रिपीट किया जा सकता था एक्सटेंशन, पहले 90 दिन और उसके बाद into 2, तो सेकेंड टाइम एक्सटेंशन भी थी। 180 दिन का क्रेडिट है कि इन्होंने स्टैंड लिया, वो इन्होंने स्टैंड किया, पता चल गया। ये असल बात है कि किसी को वहाँ पे इतने समझदार लोग थे कि उन्होंने इसको देख लिया, वरना आप ये देखिए कि पहले ही इल्ज़ाम लगता है। अब आप देखिए ना उसकी लॉजिक, और वो लोग जिन्होंने ये प्रपोज किया था, पहले ही हमारे पे ये इल्ज़ाम आते हैं कि जनाब ये फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, लोग उठाए जाते हैं, और फिर हम कश्मीर का रोना रोते हैं कि जनाब देखें वहाँ पे प्रोडा है और लोगों के साथ उठाए जाते हैं। तो अपना जिन्होंने उनकी सोच को, मैं अब क्या कहा जाए कि जिन्होंने ये डलवाया और कोशिश की, एक तो चालाकी की कि इसको बीच में डाल के शुगर कोट करके तो गुजरवाने की कोशिश की, FTF के नाम, और दूसरा इसके पीछे जो सोच है, ये इस सोच की जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मजम्मत करनी चाहिए कि खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, और थोड़ी सी इस मुल्क के अंदर अगर आपने ये CPEC करना है तो ये सख्ती से नहीं, ये प्यार मोहब्बत से पॉलिटिकली इसको हैंडल करें, ये हथौड़ा ना मारें। हथौड़े मारने से हल नहीं मसला होता, पहली बात। दूसरा, सीधी सी बात है क्लास साहब, एक बहुत बड़ा शराफिया तबका, लिहाजा क्योंकि कड़की में अपोजिशन के लोग आए हुए हैं मगर PTI के भी बेताशा लोग हैं, उनकी कोशिश है कि ये जो है ना ये नैब और ये एहतसाब बंद हो जाए ताकि हमारी बारी, और वो गवर्नमेंट भी उनको काफ़ी ज़्यादा कैनन फॉडर दे देती है 2-3 तरीके से। एक तो ये है कि कई दफ़ा जब वो नहीं परसू करते और वो तफ्तीश भी नहीं ठीक होती, प्रोसिक्यूशन इस्तकासा भी ठीक नहीं होता, तो अदालतें, जिस तरह के अभी सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर आया है, तो अदालतें भी मजबूर होती हैं, अदालतों ने तो एविडेंस पे फैसला करना है, तो वो उससे सारा मशकूक। फिर
अपने बंदे जिस तरीके से छिड़वा लेते हैं, उनके फंसा लेते हैं, तो उसकी वजह से नॉन करप्ट लोग जो है ना वो विक्ट्री के निशान बना रहे होते हैं कि देखे जी निकला ही नहीं है, पकड़ लिया था इतने महीने रहे। हमारे जैसे लोग भी मजबूर हो जाते हैं ये कहने पे कि जनाब ये सारा जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का ये ठीक तरीके से नहीं हो रहा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जनाब अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। वंस फॉर ऑल एक दफ़ा ये हो जाना चाहिए था। चालाकी जो थी उसमें कि जो करने की कोशिश की गई कि जनाब ये ऐसा करें ना 1990 की दहाई को छोड़ देते हैं तो 1999 से शुरू कर लेते हैं, एक ये चालाकी के पिछला सारा फेज निकल जाए और उसके बाद चालाकी की जी मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना उसको रहने देते हैं, वो बैंकिंग कोर्ट्स को दे देते हैं। तो ये सारों को ही सूट करता था। पीपल्स पार्टी वाले अपनी तरमीम दे रहे थे जिससे वो बच जाएं, ये अपनी तरमीम दे रहे थे जिससे कि ये बच जाएं। तो ये घूम फिर के बहाना एवरी नाउ एंड देन, हर दूसरे तीसरे महीने बाद जो है ना ये किसी ना किसी तरफ से ना ये प्रपोजल आ जाती है कि इसको ये दुकानदारी बस बंद करें। तो आज पीटीआई प्रेशर में नहीं है, मगर ये मुझे डर है इस बात का कि जिस तरह के इनके लोग हैं, जिस तरह के इनके यहाँ नलायकियाँ हैं, तो कल को वो स्टेज आ सकती है कि ये आज ये कहते हैं कि जनाब एनआरओ नहीं देंगे, पर इनको बड़ा बैकफुट पे जाके ये यू टर्न के बादशाह हैं, कोई पता नहीं किसी स्टेज पे आके ये दे भी दें। आमिर आपने बड़ा जो बात किया ना, कल मैं सुन रहा था, मेरा कल ही था कि शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर शाम को मैं देख रहा था उस पर ये काशिफ अब्बासी साहब के शो में, उसमें पहले उसमें शहजाद अकबर साहब है, उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब है और काशिफ ने बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे सवालात किए, वेरी गुड क्वेश्चन। एक मज़े की बात मुझे सुनने में आई, दो चीज़ें। एक ये जो कि शहजाद अकबर साहब ने जब उन पे हुआ जनाब कि ये देखें नैब जो है ना, जो काशिफ ने पूछा, नैब का इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग मैनेज कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेट करते हैं उनको वो आगे से। उसने कहा जनाब ये देखें अगर नैब हमारे कंट्रोल में होता या हम नैब को चला रहे हो, तो शहजाद अकबर साहब ने कहा तो अलीम खान जो है वो नैब के पास जाते। अब अलीम खान साहब पे बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, मैं ज़रा वो थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। अलीम खान साहब नैब क्यों कहते। अब जो अलीम खान साहब के करीबी हलके हैं, या उसमें मैं नाम ले लेता हूँ, चौधरी परवेज़ अली साहब हैं, मैनी टाइम्स वो लोगों को बता चुके हैं और ये चीज़ हम पहले भी आ चुकी हैं कि अलीम खान साहब की उनकी स्ट्रांग वो समझते हैं कि उनको भिजवाने में हुकूमत के कुछ लोगों का बड़ा रोल था। कि अलीम खान साहब के बारे में ये समझा जा रहा था कि वो बुज़दार साहब के अगेंस्ट एक अपना ग्रुप बनाया है उन्होंने, और वो ख़ुद को वज़ीर आला के तौर पर वो ट्रीट भी करते हैं। उन्होंने जाके वो जो उनका क्लब जो ये क्लब रोड पे है, बहुत बड़ा दफ्तर भी बन गया है और लोग भी आना शुरू हो गए, मीडिया में भी खबरें लगना शुरू हो गई, कॉलम भी लिखे जा रहे हैं। सो वो बहुत बड़ी एक उनके लिए बुज़दार साहब के लिए थ्रेट बन रहे थे, और बुज़दार साहब की अथॉरिटी और रिट नहीं बन रही थी। तो उनके करीबी तो ये समझते हैं, बल्कि वो हर्ट फील करते हैं कि जनाब कि हमें नैब में इसलिए भी दिलवाया गया। वो नैब को नहीं ब्लेम करते, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, वो नैब को ब्लेम नहीं करते अलीम खान साहब और उनका ग्रुप जो है या कंपनी जो है, वो हुकूमत के कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं कि इन्होंने हमें अंदर करवाया है ताकि हमारे चांसेस हैं अगर वज़ीर आला के वो ना बन सके। जब शहजाद अकबर साहब ये बात कहते हैं तो ज़रा अलीम खान साहब को फ़ोन करके पूछ लें कि खान जी आजकल तो मेरा ख्याल है क्योंकि हो सकता है वो सॉफ्ट हुए वज़ीर बन गए कि उस पर उनकी डिफरेंट रहे होगी। दूसरी वो कह रहे थे, मतलब ये बैलेंसिंग फैक्टर था, अपना एक बंदा दे दो कुछ दिनों के लिए यार, रख लें ताकि हम टीवी पे कह सकें कि भाई साहब देखें हमारा बंदा भी गया। सारे बंदे आपके भी छूट के वापस आ गए, आपने उनको वज़ीर भी बना दिया है, केसेस भी नहीं खत्म। सफ्तान खान साहब गए थे, वो भी वापस आ गए हैं, ये भी आ गए वज़ीर बन गए। अब इसमें एक और बात कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने, अब ज़रा उनका देखें, वो अगेन काशिफ अब्बासी साहब के साथ उन्होंने नैब होना चाहिए, काशिफ ने कहा वहाँ का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना, बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो काशिफ ने कहा दैन वाट, उन्होंने FIA को दे दें, FIA करेगी ये। अब इसमें ट्रिक है, FIA की जुरात है। यहाँ पे कहते बशीर मेमन साहब आए थे DG FIA, उन्होंने कुछ चीज़ें इमरान खान साहब जो उनकी हुकूमत पे करने से इनकार कर दें, जिसमें ये कह रहे थे आर्टिकल 6 लगाएं, ख्वाजा आसिफ पर लगाएं। मुझे ये भी पता है उन्होंने जर्नलिस्टों की भी उनको लिस्ट दी गई थी FIA को कि इन पे आप दहशतगर्दी के तहत, इनको साइबर क्राइम के तहत नहीं, इनको दहशतगर्दी के तहत इनको वो करें। ये उनको बाकायदा 4-5 सहाफ़ियों को नाम दिए गए थे हुकूमत की तरफ से बुला के, ये बशीर मेमन साहब को कि इनको खुदा का खौफ करें, ये क्या आप नहीं यहाँ पर डालना चाहते हैं। उनको 15 लोगों को लिस्ट दी गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहाँ से चीज़ें लाएँ। यहाँ DG FIA की जरूरत है कि वो बैठ के रजिस्ट कर सके कि अपना लगाया बंदा है, उसको कल को अगर अपॉइंट करना है तो शाहिद खकान अब्बासी ने लगाना है उसको, तो शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ DG FIA आके कार्रवाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने नहीं की, यहाँ पे SCCP, इसलिए तबाह हो गए रेगुलेटरी आपके इदारे। लास्टली सर FIA के देख लें, अभी अली जैदी साहब के दोस्त हैं आतिफ रईस, जिसका स्कैंडल भी अभी सामने आया है, उन्होंने कमेटी बनवा के, मैं आपका दुनिया का कॉलम पढ़ रहा था, बड़ा मजेदार था सर। इनकी वारदातें देखें कि कैबिनेट से कमेटी बनवा के, जिसमें हफीज शेख साहब शामिल है, नदीम बाबर हैं, उसमें इशरत हुसैन है, उसमें शबात अली शाह साहब हैं, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें FIA है, FIA ने उसमें मुकदमा किया हुआ है। आतिफ रईस साहब, आतिफ उस पर रईस पे जो अली जैदी के दोस्त हैं,
FIA वहाँ लिख के दे रही है कि हाँ जी पर्चा हम आप इसको विड्रॉ कर लें, हम खत्म कर लेते हैं। तो FIA की तो ये औकात है, आपकी एक अपनी एजेंसी है जिसको वज़ीर आज़म जब चाहे कर सकता है। नैब कुछ भी हो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, उसके चेयरमैन को नहीं हटाया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नया बंदा नहीं आ सकता उसकी जगह पे। सो ये जो इनके ट्रिक्स हैं कि किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए। भाई अगर आपको साहब से डर लगता है तो मत है, फिर मैं मुतबादल बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि जनाब इफ नॉट दिस देन व्हाट, बताते हैं कि क्या करना चाहिए। मगर पहले मैं भी कल टीवी पे देख रहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, और वो तो मैं अब सोच में ये रहा था क्लास साहब, और ये मैं अक्सर सोचता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी के जो वालिद साहब थे, मुझे याद है वो मिडिल क्लास से थे, वो कोई खरबपति फ्यूडल फैमिली से नहीं है, ये जो है ना मिडिल क्लास के वो एयरफोर्स के अफसर थे। उनके कुलीग मौजूद हैं, एक दो नहीं तीन लंबे बिचे हुए हैं, काफ़ी दोस्तों के आए हुए हैं कि जनाब वो हम भी उनको कभी कभी उधार दे देते थे, ये नौबत भी आ जाती थी। अभी जो उधार लेना अभी लाइटर नोट को इतना बड़ा जुर्म, उधार तो नहीं मतलब यह है कि हमारा लेता रहता है। अभी कोई मेरा ख्याल उनके 6 अरब के शायद असासे हैं या बिलियंस के अरबों रुपए के शायद खाना बासी थी पहले। नहीं मैं बताता हूँ ना, उनके ठीक है, मैं मानता हूँ मेहनत से की होंगे, कभी मैं स्पेसिफिक इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर अरबपति हैं, अरबा रुपया है शायद खान अब्बासी साहब के पास। यही हारून अख्तर साहब कहते हैं कि जनाब ये जो हमने खरबपति बने, ये मैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर वहाँ अमेरिका में मेहनत कर करके लाया था पैसे, तो इस तरह ये बनाए। यही जहांगीर अख्तर साहब बैंक में काम करते थे, उनके वालिद साहब भी एक सरकारी मतलब पुलिस के अंदर वो थे, वो भी खरबों रुपए के हो गए हैं। इस तरह ही नवाज शरीफ, इस तरह ही अलीम खान, ये पूरे लोग हैं, ये पूरे जो हैं ये पिछले 40-50 साल में अरबपति हो गए हैं। ये और मुल्क नीचे किया है, ये एग्जैक्टली बात पॉइंट है। हम लोग या पाकिस्तान का आम आदमी बस नलायक है। ये लोग या तो पाकिस्तान इतना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता तो इन्हीं के लिए अमेरिका की तरह होता, तो पाकिस्तान नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहे हैं। और ये सारे ये सबकी जो है 40-50 साल में अरबपति खरबपति जो बन गए हैं। हर एक की एक स्टोरी है कि मैं बड़ा क्योंकि स्मार्ट था और मैंने बड़ी मेहनत की, तो देखें ये वाली। आम आदमी जब ये मेहनत करता है या उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है। हमारे जो है हमारे दोस्तों पे भी बड़ों पे कई दफ़ा लोग बातें बोलते मीडिया करते रहती हैं कि 30-30 साल 40-40 साल बाल सफेद हो गए, किराए के घरों में रहते हैं, आमिर भाई वाकई हो गए हैं वो जो है वो किराए के घरों में रह रहे हैं। तो ये अरबपति की जो स्टोरियाँ हैं तो वो है। मगर जो अभी क्वेश्चन में बता रहा था कि करना क्या चाहिए, बात ये है कि आप ये बिल्कुल अदालत ठीक कर रही है, टाइम फ्रेम हो, तफ्तीश इनकी ठीक करे। पर एक जो सबसे जो आसान चीज़ है ना वो ये है कि सबसे लेजिटिमेट जो पाकिस्तान का एहतसाब का अदारा है वो नेशनल असम्बली की और प्रोविंशियल असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटियाँ हैं। आप वहाँ जहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट की ऑडिट शुदा चीज़ें आती हैं, वो आपके मेरे स्कैंडल नहीं आते हैं, गवर्नमेंट की ऑडिट शुड एक फ़िल्टर से गुजर के चीज़ें आती हैं। उनका रोल एक ना होने की वजह वो रबर स्टैंप पे रह गई हैं, एडवाइजरी रोल है, उसका आप रोल स्ट्रॉन्ग करें, उनको दें इख्तियार, टका के इख्तियार वहाँ पे दें। और उसके बाद पेंडेंसी, ये जो है आपको पता है अभी बलूचिस्तान और सिंध की जो है 26 साल की 20 साल की पेंडेंसी, 20 साल पुराने केस हैं, वो कैसे 20-20 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई अपना एहतसाब करेंगे। 5-7 साल की इनकी पेंडेंसी हो गई भी नेशनल असम्बली की, उनकी 20-20 साल 26-26 साल की है। तो भाई साहब आप इसी का 6 महीने 2-1 साल के अंदर जो है पेंडेंसी रखें और उसको इख्तियार दें, एडवाइजरी न कहें जनाब ये ऑडिट जनरल पाकिस्तान से होकर ये डॉक्यूमेंट आया है, ये पकड़ा गया है, इसको टांग दो। तो इसको आप पार्लियामेंट को अगर फाड़ मारना चाहते हैं तो आपके पास जो अपने इदारे हैं उनको स्ट्रेंथन करें। सुन लें फिर अब मैं फिर इसके, क्योंकि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी तो सारी उम्र आपका शौक रहा है ना, मेरा सीखा हमारा लव अफेयर है। अब सुन लें सर, इसके साथ हुआ कि इस मुल्क में अगर कोई बेहतर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आई थी, HU बेग साहब जब थे ना, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, वो उस जनाब मुशर्रफ वाले दौर की जो 1.5-2 साल चली है ना, मैं उसको बेस्ट समझता हूँ। उसके बाद जितनी भी आई हैं मोस्टली कंप्रोमाइज हुई हैं, क्योंकि आपने उन्हीं लोगों को बिठा दिया जिनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट है हुकूमत। मसलन ये चौधरी साल खान साहब आते थे, उनके अपने फेवरेट होते थे, वो बिल्कुल वो दबंग स्टाइल में तकरीरें बड़ी होती थी, लेकिन आखिर पर रिजल्ट खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने अपोजिशन को वो आगे रगड़ देते थे, उसमें पीपल्स पार्टी को उसमें रगड़ देते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वाले स्कैंडल जो थे उनको हाथ नहीं लगाते थे। जो असल तबाही मची है, अच्छा दरमियान में नदीम चांद साहब है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी चलाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, चर्चा जब चौधरी साहब छोड़ के जाए। जो सबसे बड़ी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जब खुर्शीद शाह साहब को इन्होंने लगाया 2013 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन,
उसने ये तमाम पीपल्स पार्टी दौर पर वो जो था ऑडिट था वो सारा उनके सामने रखा, उन्होंने सेटल करना शुरू कर दिया, जिस पे अख्तर बुलंद राना ने स्टैंड ले लिया था एडिटर जनरल पाक से। उसने खुदा का खौफ करें, आपके खिलाफ स्कैंडल है, आप बैठ के डिसाइड कर लें। सर वो तबाही हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए, जिनकी हुकूमत जो थी अभी गुजर के गई है। शहबाज शरीफ साहब आके लग गए हैं, उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन लग गए अपने दौर को न स्क्रूटनाइज करने के लिए। पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब का नाम आ गया, अपोजिशन लीडर। इससे पहले पंजाब में वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बरखुरदार जो है एमपी थे, वो उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। जिनके खिलाफ स्कैंडल है, जिनके खिलाफ स्टोरीज हैं, जिनके खिलाफ एक्शन होना है, वो खुद बैठ के वो कहते हैं जज, ज्यूरी और हैंगमैन भी खुद हैं, वो फोरम कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता। बहरहाल ये आप एक उस पर डिबेट है, चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। तो फिर कुछ नए बिल के साथ ईद मुबारक, बहुत बहुत सारे नाजरीन को ईद मुबारक, और एहतियात कीजिएगा। ईद मुबारक।